नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम यूपी टेट प्रीवियस पेपर की सीरीज में 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्राइमरी लेवल का क्लास 1 to 5 का जो यूपी टेट पेपर होता है उसमें हम एनवायरनमेंट के सेगमेंट को आज सॉल्व करेंगे। 2019 और 2018 के ओल्ड पेपर का हमने सॉल्यूशन करा दिया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं 121 क्वेश्चन नंबर से। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो दोस्तों, प्रदूषण से संबंधित जब भी कोई बात आती है तो आपको पता होगा इसमें ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केंद्रीय जल आयोग और सर्वे ऑफ इंडिया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एजेंसी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एजेंसी की। और जबकि ग्रीन ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें तो ये एक अधिकरण होता है जो एक तरीके से अर्ध न्यायिक रूप से कार्य करता है, और इसी के अंतर्गत आप एनजीटी को सुनते होंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो पर्यावरण से संबंधित सारे नियम वगैरह पे निर्णय लेता है एक तरीके से। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि प्रदूषण का मापन कौन करेगा, यानी कि संबंधित किससे होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। दोस्तों चलिए हम इसकी कुछ डिटेल्स भी समझ लेते हैं। यहाँ पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल अधिनियम 1974 अर्थात प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण। अब यहाँ पे एक वर्ड आया दोस्तों, सांविधिक का सामान्य अर्थ होता है, देखिए हमारे यहाँ 3 तरीके के संगठन होते हैं। एक होते संवैधानिक संगठन या संवैधानिक संस्थाएं उन्हें कह दीजिए। एक होती संविधानेतर, जो संविधान बनने के बाद बनाई गई हैं कार्यपालिका के द्वारा। और एक होती है सांविधिक संगठन, जो संसद के द्वारा बनाई जाती हैं। उनमें कोई ना कोई एक एक्ट होता है, अधिनियम होता है, नियम के माध्यम से बनाई जाती है। तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी समझ सकते हैं कि सांविधिक संगठनों का जो निर्माण होता है वो सामान्यतः संसद के द्वारा होता है। और संसद ने जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत 7 सितंबर 74 में इसका गठन किया गया था। और इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु अधिनियम अर्थात प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण 1981 के अंतर्गत शक्तियां एवं कार्य सौंप दिए थे। वायु गुणवत्ता प्रबोधन वायु गुणवत्ता प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस तरीके से दोस्तों हम देखते हैं कि कौन काम करेगा इसके मामले में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये एक संवैधानिक संगठन है जिसकी स्थापना संसद के द्वारा जल अधिनियम 1974 के तहत की गई है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 122 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, यानी कि एक पर्वत है जो ज्वालामुखी से बना है। तो जो अवस्थित है कहाँ पर? तो इसके ऑप्शन है आपके पास, सिसिली जो इटली का एक द्वीप है, हवाई द्वीप जो यूएसए का है, एंडीज जो साउथ अमेरिका में पर्वत है, और रॉकीज जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। तो दोस्तों एंडीज तो साउथ अमेरिका में पाया जाता है, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, हवाई जो है कि यूएसए का एक द्वीप है, और सिसिली इटली का द्वीप है। तो आपसे पूछा जा रहा है कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एंडीज। कोटोपैक्सी दोस्तों कहाँ पर स्थित है तो ये भी समझ लेते हैं। अगर आप साउथ अमेरिका में इक्वाडोर देश को देखेंगे, जो एक प्रशांत महासागर के, मैं मान लीजिए एक एग्जाम्पल बना देता हूँ इस तरीके से कुछ, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तो चिली होता है और यहाँ पे पेरू होता है, और इसी के पास इक्वाडोर नाम का एक देश होता है जहाँ पर हमें कोटोपैक्सी नाम का ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एंडीज की जो पर्वत श्रृंखला होती है उसी में अवस्थित होता है। और आगे हम देखते हैं माउंट एटना की अगर हम बात करते हैं तो ये भूमध्य सागर के विशालतम द्वीप सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? माउंट एटना। कभी कभी आपसे मैचिंग मिलाने को कह देता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि माउंट एटना इटली में पाया जाता है। और इटली के कौन से द्वीप पर? तो सिसिली द्वीप पर। वर्तमान में संसार का जो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वो जो किलायू है वो कहाँ है? अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। और हवाई द्वीप कहाँ है दोस्तों? तो पैसिफिक ओशियन में है, अर्थात प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप है जहाँ पे सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायू आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से तिब्बत से एक नदी निकलते हुए आती है और ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश कर जाती है। अरुणाचल प्रदेश के एक दर्रे हैं वहाँ पे, यांग्याप दर्रा।
किस नाम से दोस्तों? यांग्याप दर्रा, जहाँ से ब्रह्मपुत्रा नाम से एक नदी हमारे भारत में प्रवेश करती है, तो उसी को सांगपो नदी के नाम से तिब्बत में जाना जाता है और भारत में उसे ब्रह्मपुत्रा नदी कहा जाता है। चलिए आगे हम समझ लेते हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो या सांपू के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, असम में स्पेशली ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ध्यान देना, बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो पद्मा कहा जाता है। तो पद्मा और जमुना दोनों ही मिलके जो है कि क्या करती हैं? मेघना के नाम से, किस नाम से दोस्तों? मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। तो यहाँ समझिएगा, ब्रह्मपुत्र असम में कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से जाना जाता है। और इसी जमुना में जो भारत की गंगा नदी है, जब बांग्लादेश में जाती है तो पद्मा नाम से जानी जाती है और जमुना और पद्मा आपस में मिलकर मेघना नाम से जो है कि एक नदी का निर्माण करती हैं और मेघना फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हो सकता है आपके यूपी टेट 2021 में पूछा जा सकता है आपसे कि मेघना नदी किन दो नदियों का संगम है? तो आप कहोगे जमुना और पद्मा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतर स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये घास स्थल की बात कर रहा है। अगर आप अपने आसपास बहुत छोटी छोटी इस तरीके की घासें देखते होंगे तो वहाँ पे सामान्यतः आपको क्या दिखेंगे? टिड्डा वगैरह दिख सकते हैं, या टिड्डे होते हैं, मक्खी होती हैं, कीट पतंगे होते हैं, वो सब खाना खाते रहते हैं और उन पे कोई ना कोई निर्भर होगा जिसे हम कहेंगे उपभोक्ता। तो उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता हो सकता है, द्वितीयक उपभोक्ता हो सकता है, तृतीयक उपभोक्ता हो सकता है और सर्वोच्च उपभोक्ता हो सकता है। तो आइए उसी के बारे में पूछ रहा है। तो क्या होगा? घास भूमि के पारितंत्र क्षेत्र में घास भूमि के पारितंत्र में पूछ रहा है सबसे उच्चतर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांसाहारी। आइए हम इसके बारे में समझते हैं। कैसे इसके बारे में समझते हैं? तो देखिए, एक सीरीज बनाते हैं हम। उत्पादक क्या होते हैं? वनस्पतियां हो सकती हैं, पौधे हो सकते हैं और घास हो सकती है। और आपसे पूछ रहा है घास के, तो घास को कौन खाता है? जो घास को खाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। अब जैसे घास में आपको टिड्डे मिल सकते हैं, खरगोश मिल सकते हैं, चूहे मिल सकते हैं, तो ये तीनों दोस्तों क्या हो जाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। और इनके ऊपर जो निर्भर होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। और साथ ही साथ जैसे द्वितीयक उपभोक्ता कौन? छिपकली, सांप। तो आपने देखा घास को खाता है टिड्डा, और एक तरीके से टिड्डा हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। और टिड्डा को कौन खाता दोस्तों? या तो सांप खा जाएगा या छिपकली खा जाएगी। और सांप छिपकली क्या हो जाते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। लेकिन सांप और छिपकली को जो खाने वाले होते हैं वो सामान्यतः तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जिसमें आता है सामान्यतः बाज या शेर। और इनको हम पूर्णतः क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। इसीलिए हम किसको रखेंगे सर्वोच्च स्तर पे? मांसाहारी को रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक पृथ्वी की संरचना बनाते हैं, जिस तरीके से मान लेते हैं, अगर हम पृथ्वी की संरचना बनाते हैं तो यहाँ पे एक सीमा होती है क्षोभ मंडल की, इसके ऊपर समताप मंडल होता है, इसके ऊपर मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है और फिर बहिर्मंडल होता है। तो आपसे पूछ रहा है पृथ्वी तल के नज़दीक, तो आपका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल दोस्तों। इसके ऊपर क्या होती है? समताप मंडल, जहाँ पे क्या मिलती है हमको? ओजोन गैस मिलती है। फिर मध्य मंडल होता है और चौथे नंबर पे आती है आयन मंडल, जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो है कि हमें धनायन मिलते हैं, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से यहाँ से हमें रेडियो तरंगें प्राप्त होती हैं और हमारे सैटेलाइट काम करते हैं। जैसे टीवी का चलना, वाईफाई चलना, मोबाइल नेटवर्किंग चलना, ये सारे काम होते हैं दोस्तों। देखिए इस पे कुछ किलोमीटर्स दिया हुआ, लेकिन इसी इंपॉर्टेंट नहीं है, सामान्यतः ये नहीं पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? अब संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य पूछ रहा है। अगर हम बात करें स्थायी सदस्यों की तो 5 देश होते हैं, और मैंने यूपी जेल वार्डर के पेपर में भी सॉल्व कराया है कि 5 कौन कौन से देश होते हैं। ये क्वेश्चन वहाँ भी आया था। अगर हम बात करें यूएनओ की, तो यूएनओ का जो गठन हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद 24 अक्टूबर, कब हुआ था दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को। और वर्तमान में 193 इसके सदस्य देश हैं, जिसमें कौन है? 5 स्थायी सदस्य देश, अमेरिका,
ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। और अगर करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो भारत जो है कि भारत आठवीं बार अस्थायी सदस्य इसका चुना गया है, जिसका कार्यकाल 2021 से 2023 है, यानी 2 साल के लिए उसका कार्यकाल होता है एक तरीके से अस्थायी सदस्यों का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस एशियाई देश को अस्थायी सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भारत, जो 2021 से 2023 तक के लिए नॉमिनेट किया गया है और 8वीं बार ये उसको उपलब्धि मिली है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है आपके पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, असम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। कहाँ होगा? राजस्थान। चलिए देख लेते हैं कहाँ पे है। ये राजस्थान के अलवर जिले, जो आपके दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होगा, और इस उद्यान को 1955 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था, जबकि 92 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था। तो सरिस्का राजस्थान में है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? भाई जाहिर सी बात है, एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए, आरएनए। अब देखिए डीएनए और आरएनए तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो है आनुवंशिक पदार्थ। डीएनए और आरएनए ये तो आनुवंशिक पदार्थ है, तो हम इनको काट देंगे। अब पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन होता है? एटीपी एक ऊर्जा जरूर होती है, लेकिन इसका निर्माण तो बाद में होगा। पहले हमें चाहिए सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो है कि जल। ये सब जब यूज होते हैं, इन सब का प्रयोग करके पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने के साथ ही साथ जब उसका विघटन होता है तो एटीपी की ऊर्जा निकलती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में समस्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, और कोयला, खनिज तेल, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि सभी सौर ऊर्जा के ही परिवर्तित रूप हैं। परंतु वर्तमान युग में मुख्यतः कोयला, खनिज तेल और जल विद्युत को ही ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 129, एग मार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। तो ध्यान दीजिएगा, एग मार्क जो है कि गुणवत्ता से संबंधित होता है। जिस तरीके से सोने की गुणवत्ता के लिए हॉल मार्क की बात होती है, उसी तरीके से कृषि वस्तुएं जो खाद्यान्न सामग्री होती है उसको हम एग मार्क कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग मार्क के बारे में जानकारी लीजिए। एग मार्क भारत सरकार के विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा कृषि संबंधी विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के लिए निर्धारित किया जाता है। कैसी वस्तु होनी चाहिए? कृषि से संबंधित होनी चाहिए। और एगमार्क प्रमाणीकरण आयोग विभिन्न खाद्य पदार्थों का निरीक्षण, तो कृषि में क्या होता है? खाद्य पदार्थ होते हैं, इनके निरीक्षण के अनुसार उनको विभिन्न श्रेणियां देता है और उसमें चयन करता है कि किस पदार्थ की गुणवत्ता कैसी होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 130, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। देखिए जल में जब आर्सेनिक मिल जाता है तो जल का प्रदूषण हो जाता है, यानी कि जल प्रदूषित हो जाता है। और इस तरीके के जलों को साफ करने के लिए हम सामान्यतः ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन वगैरह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक जो होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है दोस्तों। कहाँ होता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। और इसीलिए आप देखोगे जो दामोदर नदी है वो सामान्यतः क्या कही जाती है कि पूरे भारत की सबसे जो है कि प्रदूषित नदी है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पश्चिम बंगाल। चलिए आगे देखते हैं। आर्सेनिक एक गंधहीन और स्वादहीन उपधातु है। ठीक है दोस्तों, उपधातु है जो जमीन के सतह के नीचे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ये भारत में कई जगह जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम आदि जिले में या आदि राज्यों में जल प्रदूषण के कारण बनते हैं। लेकिन सभी में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया? पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 131, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 1960, 1962, 1972 और 1975। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1972। क्या हो जाएगा सही आंसर? 1972। देखिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की अगर हम बात करेंगे तो ये तो हो जाएगा 72 में। अगर हम वन सुरक्षा अधिनियम की बात करेंगे, केवल वन संरक्षण इसकी हम बात करते हैं वन संरक्षण की, तो याद रख लीजिएगा वन संरक्षण अधिनियम की अगर हम बात करेंगे तो ये तो आया था 1980 में। कब आया था ये दोस्तों? 1980 में। और अगर हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात, तो वो आया था 1986 में।
तो आपने देखा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 72, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आइए आगे चलते हैं अब हम। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, ये तो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। आसवन, ये पानी गर्म करने की प्रक्रिया होती है। किण्वन या स्टरलाइजेशन, तो स्टरलाइजेशन तो देखिए साफ सफाई करना होता है। जैसे आप देखेंगे डॉक्टर जब सुई लगाते हैं तो स्पिरिट से क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं स्टेराइजेशन। लेकिन किण्वन के माध्यम से जो बैक्टीरिया होते हैं उनके माध्यम से रात भर में जो दूध होता है वो दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और इसी को हम फर्मेंटेशन की क्रिया भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसमें कौन सा जो है कि जीवाणु भाग लेता है, तो उसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, जिसके में लैक्टिक एसिड ज़्यादा पाए जाते हैं। उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दूध से दही बनाते समय किस प्रकार के जीवाणु का प्रयोग होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। आइए क्वेश्चन नंबर 133, किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो जाहिर सी बात है जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूएसएसआर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यूएसएसआर। देखिए यूनाइटेड किंगडम से हमने संसदीय व्यवस्था ली है, एकल नागरिकता ली है, संसदीय विशेषाधिकार लिया है, और यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, प्रस्तावना की भाषा ली है। ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ से लिए हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे भारतीय संविधान में 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पहली बार भाग 4 में मूल कर्तव्य शीर्षक जोड़ा गया, जिसमें प्रमुख रूप से 10 मूल कर्तव्य थे, और बाद में 2002 में जो है कि 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया, जिसमें कहा गया था कि माता या पिता या जो भी गार्जियन होगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि अपने बच्चों को शिक्षित करें। और मूल कर्तव्य से संबंधित कौन सी समिति है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। वैसे मैं बता दूं 2 समितियां हैं, एक स्वर्ण सिंह समिति और एक बर्मा समिति। चलिए, ध्रुव तारा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? आपने पढ़ा होगा कि ध्रुव तारा सामान्यतः उत्तर दिशा में हमें देखने को मिलता है, तो उत्तर में जो बहुत चमकता हुआ तारा होता है उसी को हम ध्रुव तारा कहते हैं, यानी उत्तरी तारा। इसकी प्रक्रिया क्या है, तो थोड़ा सा इस पर भी नज़र मारते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमती है। इस धुरी का एक सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है और दूसरा सिरा उत्तरी ध्रुव। अगर इस धुरी से एक समानांतर रेखा खींची जाए तो वह ध्रुव तारे तक जाएगी। यही कारण है कि ध्रुव तारा हमें स्थिर दिखाई देता है। उत्तरी आकाश के सभी तारे इसके चारों ओर घूमते नजर आते हैं, इसी कारण इसे उत्तरी तारा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्रुव तारा पृथ्वी से लगभग 441 प्रकाश वर्ष दूर है। कितने प्रकाश वर्ष दूर है? 441 प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन इतना ही चमकदार होता है कि इसे आसानी से देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया? 72, 73, 81, 85। तो याद रखिएगा 73 में जो है कि प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया और 92 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। आइए यहां देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित बाघ परियोजना वर्ष 1973 में शुरू की गई थी, और उल्लेखनीय है कि 29 जुलाई को प्रति वर्ष क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। और सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस था वो कहाँ मनाया गया था? रूस के पीटर्सबर्ग नाम के शहर में मनाया गया था। नेक्स्ट है आपका, फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। लेकिन अगर मैं बात करूं साइलेंट वैली यानी कि साइलेंट घाटी, अगर हम बात करें साइलेंट घाटी की, तो ये दोस्तों कहाँ होगा? साइलेंट घाटी आपकी केरल में होगी। कहाँ पे? दक्षिण भारत का जो राज्य है केरल, वहाँ पे साइलेंट घाटी अवस्थित है। और फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। द वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1982 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्रदान किया गया और साथ ही साथ विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 137, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 305, 275, 206, 175।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 206। याद रखिएगा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें सामान्यतः 270 हड्डियां होती हैं, और वो हड्डियां ना हो कि बल्कि उपास्थि होती है। अब जैसे आप छोटे बच्चे को देखोगे तो उसके पैर हाथ की जो हड्डियां होती हैं बहुत मुलायम होती हैं। वो जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे वो सारी हड्डियां आपस में जुड़ती चली जाती हैं और एक बड़ी हड्डी का रूप ले लेती हैं। इसलिए जब बच्चा वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसमें 206 हड्डियां बचती हैं 270 में से। और सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, उपास्थि, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जांघ में पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या नागासाकी में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, एम्स्टर्डम में। ये क्या है ग्रीन पीस, इसको समझ लेते हैं। ये एक वैश्विक पर्यावरण संगठन है। कैसा संगठन है दोस्तों? वैश्विक पर्यावरण, जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड की राजधानी है। ये एक यूरोपीय देश है। इसके अलावा 55 से अधिक देशों में 26 स्वतंत्र राष्ट्रीय क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके, और 1971 में कनाडा में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 139। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशिकी चरण के दौरान किसका ऑक्सीकरण एवं किसका अपचयन होता है? जल NADP, NADPH2, CO2 या CO2 जल और CO2 NADPH2। तो देखिए, जल का ऑक्सीकरण होता है जो ऑक्सीजन के रूप में निकल जाता है, क्योंकि जब जल का विघटन होता है तो हाइड्रोजन अलग हो जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है एक तरीके से। तो इसका अपचयन और ऑक्सीकरण होता है। चलिए आगे देखते हैं। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? LPG के बारे में क्या गलत लिखा हुआ है? अक्सर ऐसे शब्द हमें कंफ्यूज करते हैं। सत्य का मतलब पूछ रहा है, असत्य बताना है। सत्य नहीं का मतलब गलत हमें बताना है। क्या एक यह स्वच्छ ईंधन है? बिल्कुल हम मान सकते हैं, इससे प्रदूषण नहीं होता है। जो हमारे घरों में सिलेंडर जलते हैं वही LPG गैस है, उसमें कोई धुआं प्रदूषण नहीं होता है। यह उच्च ऊष्मीय मान का होता है, बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर इतनी हीटिंग होती है तभी आराम से जलता है। यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, बिल्कुल सही बात है। जब आप गैस जलाते होंगे तो नीले रंग की और हल्की हल्की पीले रंग की जलती है। यह मीथेन उत्सर्जन करता है, यह बात गलत है, यह मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है। देखिए, LPG गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित करके सिलेंडरों में भर दिया जाता है। यानी ध्यान दीजिएगा कि जो सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी जाती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है और यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है। इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर यौगिक यानी कि मिथाइल मरकैप्टन को मिला दिया जाता है, ताकि इसके रिसाव की पहचान की जा सके। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि LPG किसका मिश्रण है तो आप कहोगे ब्यूटेन और प्रोपेन का, लेकिन इसमें जो स्मेल आती है, पता चलता है कि गैस लीकेज कर रही है, तो उसके लिए मिथाइल मरकैप्टन को मिला दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 141। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति नाम की एक पुस्तक या थियरी किसकी है? अरस्तू की, डार्विन की, मेंडल की, रॉबर्ट हुक की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स डार्विन की। इन्होंने प्रजातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है और मेंडल साहब ने मटर पे अध्ययन करते हुए जेनेटिक सिद्धांत को दिया था। अगर हम बात करें मकर रेखा की, मकर रेखा है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ या 23 डिग्री साउथ। तो देखिए, पहला तो कट कर देंगे क्योंकि नॉर्थ या साउथ कुछ भी क्लियर नहीं है। अगर हम पृथ्वी को बनाएं तो ये आपकी हो गई 0 डिग्री भूमध्य रेखा। उत्तरी अक्षांश हो जाएगा जब आपका 23.5 डिग्री, ये उत्तरी अक्षांश, ये हो जाएगी आपकी कर्क रेखा। और साउथ में अगर हम देखेंगे तो 23.5 डिग्री साउथ में ये हो जाएगी मकर रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जिनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में? तो इसका सही जवाब है हेग में। और यह यूएनओ का एक अंग है जो 6 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल आती है, जनरल असेंबली आती है और सुरक्षा सामाजिक आर्थिक परिषद आती है, और उसके साथ जो है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आता है, सचिवालय आता है। तो ये 6 महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 144। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। देखिए यहाँ पे अपनाने की बात पूछ रहा है। 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949, 13 नवंबर 1949। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 नवंबर 1950, जबकि 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। इसके 2 दिन
बाद। और किसने इसको गाया था? जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था और 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। पुष्कर मेला, देखिए फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए यूपी टेट के आप पुराने पेपर को अगर अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे हमारे साथ, तो आपके यूपी टेट 2021, यूपी टेट के साथ सी टेट 2021 और सुपर टेट 2021 में बहुत सारे क्वेश्चन के रिपीटेशन होने के चांसेस होते हैं। इसी पेपर को आप देखिएगा और 2018-19 के पेपर में देखिएगा, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुके हैं। 30 क्वेश्चन में सोचिए अगर आपको 10 क्वेश्चन रिपीट मिल सकते हैं तो बाकी 20 क्वेश्चन आपकी मेहनत से भी सॉल्व हो सकते हैं और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पुष्कर मेला की। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो ध्यान दीजिएगा, पुष्कर मेला अजमेर में लगता है और ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। देखिए पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भी अवस्थित है। पराबैंगनी किरणों में सबसे अधिक हानिकारक कौन होती है? अल्ट्रावायलेट रेज ए, अल्ट्रावायलेट सी, अल्ट्रावायलेट वी या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा सी, जो है कि बहुत ही हानिकारक हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्ट्रावायलेट सी, ये जो है कि सबसे अधिक हानिकारक होती है। क्वेश्चन नंबर 147, कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? ये भी क्वेश्चन रिपीट है। मैंने बताया था अजैविक घटक और जैविक घटक में क्या अंतर होता है। जब वायरस वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, पेपर शायद 2018 का ही था, आप लोग देखिएगा 2018 के पेपर को हमने सॉल्व कराया है। तो इसमें पूछ रहा है कौन अजैविक घटक नहीं है, अर्थात यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जैविक घटक कौन सा है? प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कवक। क्या हो जाएगा? कवक। क्योंकि देखिए फास्फोरस, मृदा, प्रोटीन, ये तीनों ही अजैविक घटक हैं और जैविक और अजैविक घटक में सामान्यतः अंतर ये है कि जैविक घटक सांस लेते हैं, भोजन बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ये इनकी मुख्य विशेषता है, जबकि अजैविक घटक ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, कवक जैव मंडल का जैविक घटक है, न कि अजैविक घटक। शेष तीनों अर्थात पानी हो गया, हवा हो गया, मिट्टी हो गया, धूप, खनिज, ये सब अजैविक घटक में आते हैं, क्योंकि प्रजनन करने में जो सक्षम नहीं होते हैं, और जैविक घटक में आने वाले समूह प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। तो मैंने यही बताया था, और जब वायरस वाला क्वेश्चन कराया था तो उसमें भी यही चीज़ बताई थी। और वायरस ही एकमात्र अपवाद है जो जैविक और अजैविक यानी सजीव और निर्जीव दोनों में शामिल होता है। देखिए यहाँ पे गिर शेर परियोजना अर्थात गिर टाइगर, तो गिर कहाँ मिलेगा आपको? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात इसका सही जवाब हो जाएगा। और जो किसके लिए फेमस है? पूरी दुनिया में एशियाई बब्बर शेर के लिए, जो केवल और केवल गिर में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, WWF से आशय है। WWF, ये WWF फाइट नहीं है, वर्ल्ड वाइड फॉर फंड, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लिए है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी। देखिए वर्ल्ड वाइड फंड को अब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी प्रकृति के लिए जो फंड दिया जाता है इस नाम से जानते हैं, और इसका गठन 61 में किया गया था, और साथ ही साथ जो है कि पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान और रखरखाव संबंधी मामलों पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 150, बहुत ही आसान क्वेश्चन। गंगा नदी निकलती है अरावली से, लद्दाख से, गंगोत्री से, मिलाप से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री कहाँ है? जो उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से असल में नदी निकलती है भागीरथी। गंगा नाम की कोई नदी नहीं निकलती है। भागीरथी नदी जब अलकनंदा नाम की नदी में मिल जाती है, अलकनंदा नदी से मिलती है, और कहाँ पे? देवप्रयाग में, तो वहीं पर ये गंगा के नाम से पहचानी जाती है। तो मैंने क्या बताया? भागीरथी नदी जब अलकनंदा नदी से मिल जाती है देवप्रयाग में, तो वहाँ से गंगा नाम से जानी जाती है, और गंगा स्थलीय मैदानों में हरिद्वार से प्रवेश करती है और धरती पर यानी पहाड़ों को छोड़ते हुए स्थल खंड पर बहना शुरू हो जाती है। और भारत की सबसे लंबी नदी है ये 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 2017 यूपी टेट प्राइमरी लेवल के एग्ज़ाम का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है एनवायरनमेंट का, और हम इसके चाइल्ड पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी का सॉल्यूशन अलग अलग कराएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।